नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। जो BA फिफ्थ सेम के बच्चे हैं जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है जो कि है आपका तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, तो इसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी संबंधित है पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र की विचारधारा से। तो बस दो विचारधारा में पढ़नी है, एक पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी है आपकी उदार लोकतंत्र की विचारधारा। ये दो विचारधाराएं आपको इसमें डिस्कस करनी है हमें, तो दोनों को हम बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे कि इनमें इनका क्या मतलब है और क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन इनसे आते रहे हैं। तो जुड़े रहें मेरे वीडियो पर आनंद टीचिंग एकेडमी पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन। पूंजीवाद है, सबसे पहले तो हम पूंजीवाद क्या है इसका मतलब समझते हैं। तो पूंजीवाद जो एक विचारधारा है, जो लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं या जिन देशों में इस तरह की विचारधारा है जहाँ पर पूंजीवादी लोकतंत्र की विचारधारा को अपनाया गया है, तो वहाँ पे आर्थिक लाभ को मुख्य रूप से सर्वोपरि माना जाता है। तो आर्थिक लाभ जो है उसका मेन मकसद होता है पूंजीवादी विचारधारा, जहाँ पे पूंजीवादी लोकतंत्र है। यानी कि जो पूंजीवाद में भावनाओं से ज़्यादा धन प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, यानी कि धन की प्राप्ति होनी चाहिए बस। तो ये जो पूंजीवादी विचारधारा है, एक तो ये औद्योगिकरण है उसके कारण से इस तरह की विचारधारा उत्पन्न होती है, और तकनीकी विकास की ओर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस तरह की जो विचारधारा है सिर्फ ये आपकी अमेरिका में इस तरह की विचारधारा सबसे पहले आई थी। अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने साम्यवादी विचारधारा के विपरीत एक पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया और इसे अंतिम छोर तक ले गया। तो यानी कि साम्यवादी जो विचारधारा है वहाँ पे समाज को प्राधान्यता दी जाती है, और जो पूंजीवादी विचारधारा है वहाँ पे आपका आर्थिक फायदे को ध्यान जाएगा। यानी कि जो सत्ता है, सत्ता पक्ष जो है उन्हीं के हाथों में होगी जिनके पास पूंजी होगी। उनसे वो समाज के लिए क्या सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। तो पूंजीवादी विचारधारा को पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या इसके हैं। पूंजीवाद का जन्म जो है वो शीत युद्ध के दौरान हुआ। शीत युद्ध को पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य की लड़ाई के रूप में देखा व समझा जाता है। पूंजीवाद का संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है। इसमें कोई भी देश जो पूंजीवाद का समर्थक होता है वह प्राय औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिक एवं तकनीकी विकास को महत्व देता है। पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हुए पूंजीवादी वर्ग आर्थिक विकास पर बल देता है। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में आर्थिक स्थिति के महत्व को स्वीकार करते हुए इस विशेष पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की। औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना और तकनीकी व मशीनी विकास पर राष्ट्र धन खर्च करना या व्यय करना पूंजीवाद है। तो जो एडम स्मिथ ने इसकी परिभाषा दी थी कि पूंजीवाद की क्या परिभाषा होगी, तो उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना। दूसरा है तकनीकी एवं मशीनी विकास पर राष्ट्र का धन खर्च करना या व्यय करना ही पूंजीवाद है। इसमें सामाजिक विकास से ज़्यादा आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। पूंजीवाद में एक राष्ट्र आर्थिक विकास हेतु अन्य देशों से आर्थिक संधि करता है जिससे वह आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसे हर देश अपनाना चाहता है, परंतु यह बहुत मायने रखता है कि उस देश की स्थिति क्या पूंजीवादी विचारधारा के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि यह सफलता और असफलता को निर्धारण करती है। तो जो पूंजीवादी विचारधारा है या जहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा, तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होंगी, तो ये उसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि पूंजीवादी विचारधारा की जो परिभाषा दीजिए और उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो उसकी बताइए, यानी कि जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो हमें यहाँ बतानी है। तो सबसे पहला जो उसकी क्वालिटी है या जो उसकी विशेषता है वो है मूल्य यंत्र। यानी कि जब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मूल्य यंत्र के द्वारा निर्धारित होती है या नियंत्रित होती है। वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के साधनों में बंटवारा, बचत एवं विनियोग तथा महत्वपूर्ण आर्थिक
निर्णय कीमतों के आधार पर लिए जाते हैं। इसमें मूल्य तंत्र स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। समन्वय तथा नियंत्रण का कार्य मूल्य यंत्र द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो मूल्य जैसे मूल्य जितना होगा, यानी कि यहाँ पे जो है लोगों की जो या जहाँ जो जनता है वो उसको खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती, ये डिसाइड कोई नहीं करेगा। उन्होंने जो कीमत रख दिया उसी पे वो चीज़ बिकेगी। यानी कि जिनके पास पूंजी है उन्हीं का वर्चस्व रहेगा। दूसरा है केंद्रीय योजना का अभाव। तो इसमें जब जो तंत्र है वो कुछ लोगों तक, जो पूंजीवादी लोग हैं उन तक है, तो केंद्रीय कोई योजना का अभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि पूंजीवादी अवस्था में किसी प्रकार की केंद्रीय आर्थिक योजना नहीं होती। यह प्रणाली व्यक्ति की स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित होती है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि जो भी आर्थिक क्रियाएं होंगी, किसी चीज़ का मूल्य बढ़ाना है या कम करना है, वो सब किनके हाथों में डिपेंड करेगा। वो सिर्फ पूंजीवादी या जो इनके पास कैपिटल है, जिनका पैसा लगा हुआ है, उन्हीं के हाथों में डिपेंड करेगा। अगर किसी वस्तु की जो है डिमांड कम हो रही है तो हो सकता है कि उसका मूल्य वहाँ पे कम हो जाए, चाहे वो वस्तु लोगों के लिए कितनी आवश्यक क्यों ना हो। पर अगर उसकी डिमांड कम है तो उसका मूल्य कम होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका मूल्य ज़्यादा कर देंगे, चाहे उस वस्तु की जो है गरीब लोगों तक पहुंच हो या ना हो, और जिसकी ज़रूरत सभी को होती है। तो इस तरह से इसका जो है ये भी है कि वहाँ पे केंद्रीय योजनाओं का अभाव आपको मिलेगा। यानी कि इस तरह की कोई सरकारी योजना नहीं बना सकती है, क्योंकि सब कुछ जो है वो कुछ जो लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उन्हीं के उद्योग धंधे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही उसका प्राइस डिसाइड करेंगे। तीसरा इसमें है आर्थिक स्वतंत्रताएं। ये स्वतंत्रताएं इस प्रकार हैं, यानी कि उपभोक्ता की स्वतंत्रता। उपभोक्ता पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वह जो चाहे खरीद सकता है, वह अपनी आय को इच्छानुसार व्यय कर सकता है। दूसरा, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। बचत करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि वह अपना आय कितना भाग बचाए और कितना खर्च करे। और लास्ट है इसमें विनियोग की स्वतंत्रता, यानी कि विनियोगकर्ता विनियोग की मात्रा व उसके स्वभाव को निश्चित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। निजी संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने तथा उसे उत्तराधिकार में देने का पूरा अधिकार होता है। लाभ उद्देश्य। पूंजीवाद व्यवस्था में सभी उत्पादित इकाइयाँ लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अतः उत्पादन के साधनों का पूर्ण शोषण करता है। प्रतियोगिता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पाई जाती है। यह आर्थिक स्वतंत्रता का आवश्यक परिणाम और स्वतंत्र बाजार की अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। वर्ग संघर्ष। पूंजीवादी समाज जो है दो वर्गों में विभाजित होता है। पहला आपका धनी और दूसरा हो गया निर्धन। तो दोनों के बीच में हमेशा सातवां है इसमें आर्थिक असमानताएं, क्योंकि कुछ लोगों के पास पूंजी होगी तो वहाँ पे आर्थिक असमानताएं आपको मिली जाएंगी देखने के लिए, क्योंकि कुछ लोग गरीब ज़्यादा होंगे और कुछ अमीर ज़्यादा होंगे। तीसरा है सरकार की भूमिका। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही कम होती है। यानी कि जितनी भी इकाइयाँ हैं सभी में जो है सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाता है। यानी कि जितना भी वहाँ पे जो है प्रोडक्शन होगा वो सारा प्राइवेटाइजेशन के थ्रू होगा, और जितनी भी वहाँ पे संस्थाएं होंगी सब प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही काम करेंगी। उसके बाद है उपभोक्ता का प्रभुत्व। यानी कि उपभोक्ता जो चीज़ों का वहन कर रहा है, चीज़ों को यूज़ कर रहा है, तो उसका जो है जब जिसके पास पैसा वो चीज़ खरीद सकता है तो उसका तो प्रभुत्व होगा ही होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता ही समस्त उत्पादन को नियंत्रित तथा नियमित करता है, इसलिए इस व्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। अब दूसरा जो है इसमें है उदार लोकतंत्र। तो उदार लोकतंत्र को सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि उदार लोकतंत्र होता क्या है। जो आपका उदारवादी लोकतंत्र है इसको हमें स्टडी करना है। तो उदार लोकतंत्र को एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है जिससे लोकतांत्रिक द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये जो है राजनीतिक भागीदारी और व्यक्तिगत अधिकार। उदार लोकतंत्र में राज्य की शक्ति निष्पक्ष न्याय प्रणाली द्वारा सीमित होती है। यानी कि जहाँ पे उदारवादी लोकतंत्र होगा वहाँ पे जो सरकार होगी वो लोगों के फायदे के लिए कार्य करेगी और दोनों को मिलाकर कार्य करेगी।
तो जो उदारवादी लोकतंत्र है वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादातर लोगों के पक्ष में ही कार्य करती है। बेशक यह राजनीति इसलिए उस परिभाषा के अंतर्गत हमारे पास आगे परिभाषित करने के लिए बहुत सारे शब्द बचे हैं, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि हमें उदार लोकतंत्र की विशेषताओं पर अपने अगले भाग में चर्चा, ठीक है ये तो छोड़ दीजिए। तो जो उदार लोकतंत्र की जो आपकी उदार लोकतंत्र को 3 मूल सिद्धांतों के प्रतिबद्धता द्वारा परिभाषित किया गया। लोकतंत्र, इसमें जो आपका जुड़ा हुआ लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकार और कानून का शासन, ये 3 विचार स्वाभाविक रूप से शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ जैसे दार्शनिकों ने 18वीं शताब्दी में यूरोपीय राजनीतिक जीवन पर हावी राजशाही प्रणालियों की आलोचना की थी। उदार लोकतंत्र को राजशाही शासन की निरंकुश व्यवस्था और राजाओं के दैवीय अधिकारों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका मतलब यह था कि राज्य के भीतर होने वाले व्यक्तियों को अब उन विषयों के रूप में नहीं देखा जा सकता था जिनके साथ राजा को नौकरों के रूप में व्यवहार किया जाता था, बल्कि उन्हें नागरिकों के रूप में देखा जाता था जिनके पास देश के सुशासन में अविभाज्य अधिकार और हिस्सेदारी थी। राज्य सरकार कम से कम आंशिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होगी और एक मजबूत स्वतंत्र कानून प्रणाली द्वारा जवाबदेही होगी। तो इसमें जो है राजाओं के जो दैवीय अधिकार हैं उनको सबको ख़त्म कर दिया गया था कि पहले जो राजा था जो नौकर को तो नौकर ही मानता था, पर अब जब लोकतंत्र आया तो उसने कहा कि जो सत्ता है, जो मूल सत्ता है वो लोगों के पास है और लोग ही जो है राजा को चुनेंगे। तो राजा या जो आपका प्रधान होगा वो जो है लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा। तो ये इसको बोलते थे हम उदारवादी लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा जहाँ पर होता है उसे ही हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र की जो आपके जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला है कि वहाँ पर एक तो ये होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहाँ हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। उदार लोकतंत्र की पहली अभिन्न विशेषता बार बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अधिकार है। ये चुनाव विभिन्न चुनाव प्रणालियों, यानी कि चुनाव प्रणाली किस तरह से चुनाव हो रहे हैं उनके अनुसार जो भी प्रतिनिधित्व चुना जाता था तो उसी को जो है देश का मुखिया या फिर राज्य का मुखिया बनाना जो है होता था। तो जो आपका मतदान है वो कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष, यानी कि किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए चुनाव एक तो, और दूसरा स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। तो एक तो ये विशेषता है। दूसरा है राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी उदार लोकतंत्र की एक अभिन्न विशेषता है। चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक सशक्त महसूस करें और भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हों। उदाहरण के लिए इसका मतलब यह है कि समाज में अल्पसंख्यक समूहों को राजनीतिक प्रवचन में शामिल महसूस करना चाहिए और यह भावना होनी चाहिए कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। राजनीतिक भागीदारी केवल चुनावों से जुड़ने में नहीं, और यह वास्तव में उदार लोकतंत्र के भीतर विभिन्न प्रकार के रूप ले सकती है। इसमें और जो है उदार लोकतंत्र की और जो विशेषताएं हैं वो भी देख लेते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष हम पढ़ चुके हैं, राजनीतिक भागीदारी पढ़ चुके हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि सभी के पास अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, यानी सभी आज़ाद होंगे, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं और अपना जो है प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है इसके अंदर। तीसरा जवाबदेही। जो सरकार चुनी जाएगी उसका जो है अगर वो कोई गलत निर्णय लेती है तो उसकी जो जवाबदेही होगी सीधा जनता के प्रति होगी, जनता ने उसे चुना है। तो अगर वो कोई गलत डिसीजन लेती है तो जनता उसके खिलाफ भी जा सकती है। तो यहाँ पे जो सरकार बनेगी वो कैसी होगी, जवाबदेही सरकार। और इसका डीपली अगर आपको पढ़ना तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी जो है मैंने कुछ विशेषताएं आपको बताई हैं उदार लोकतंत्र की। तो ये सारी विशेषताएं आपको तैयार करनी है, इसका क्वेश्चन बन सकता है।
दूसरा जो है इसमें इम्पोर्टेंट है कि उदारवादी जो लोकतंत्र है, उदारवाद जो है उसके गुण और दोष दोनों, यानी कि इसकी आलोचना ही करनी है हमें। तो इसमें कुछ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं उदार लोकतंत्र के, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके गुण देखेंगे। तो मानववादी दर्शन, यानी कि उदारवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व तथा गौरव प्रदान करता है। वह राजू को किसी आवश्यक देसाई प्रदान करने की वकालत करता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यह व्यक्ति को शादी तथा राज्य के व्यक्ति के कल्याण का साधन मानता है। लचीलापन, उदारवाद में एक लचीलापन है कि गवर्नमेंट जो है जनता के अकॉर्डिंग अपने जो है संविधान में भी परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि उसमें जो है उदारवाद में जो लोकतंत्र है वहाँ पे सर्वोपरि जनता होती है, तो इसमें एक लचीलापन होता है। तीसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का समर्थन। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का समर्थन करता है। उन्हें स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व के नारे को बुलंद किया गया है। यह उपनिवेश साम्राज्य और निरंकुशवाद का विरोधी है तथा लोकतंत्र, समाजवाद तथा लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। आर्थिक प्रगति का दर्शन, यानी कि इसमें जो है जब देश की आर्थिक विकास होगा, तो जब लोगों का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो उदारवाद को आर्थिक प्रगति का दर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इससे यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा अमेरिका के औद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के निवासियों ने आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति भी की है और इसके द्वारा ही मुक्त व्यापार पर बल दिया गया है। इससे विश्व के विभिन्न क्षेत्र परस्पर नजदीक आए हैं और वे विश्व बाजार का निर्माण हुआ है। लोकतंत्र का समर्थक, जो आपका उदारवाद है, उदारवाद के विशेष अधिकार पर आधारित पुरानी व्यवस्था का अंत कर स्वतंत्र, समानता और तथा लोकतंत्र का समर्थन किया है। आज की संसदीय संस्थाएं तथा वसमत अधिकार के सिद्धांत उदारवादी दर्शन की ही देन है। धर्मनिरपेक्षता पर बल, यानी कि उदारवाद में किसी एक धर्म पर अधिक बल नहीं दिया जाता है, यानी कि जो सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। और राष्ट्रीय स्वाधीनता का दर्शन, यानी कि उदारवाद में जो है आपको राष्ट्रीय स्वाधीनता का जो है दर्शन आपको विद्यमान मिलता है इसके अंदर। उदारवाद के जो दोष हैं या उदारवाद की जो आलोचनाएं हैं, जो उसकी कमियां हैं, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो उदारवाद का विरोधी, जहाँ पे उदारवाद होगा तो वहाँ पे उन चीज़ों को सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में। इस पक्ष और विपक्ष की ही लड़ाई में जो है कुछ चीज़ें सुधर नहीं पाती हैं। जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें अगर कोई सुधार करना है तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें सुधार करने के लिए। प्राकृतिक अधिकारों का विरोध, बर्क ने आरंभिक उदारवाद के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का भी खंडन किया है। यह है बहुधा तड़के से परे मानवीय अधिकारों की सत्ता को स्वीकार करता था। उसके मतानुसार व्यक्ति के केवल वही अधिकार माने जा सकते हैं जो राज्य अपने नागरिकों को कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लचीला और अस्थिर अवधारणा, एक तो ये लचीला होता है, दूसरी जो उसकी अवधारणा वो अस्थिर होती है, यानी कि स्थिर नहीं है। व्यक्तियों के अनुसार जो उसमें जो है आपका जो है उसको मोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो ये इसका कि भाई आप कुछ अच्छा करने के लिए उसमें तोड़मोड़ कर रहे हैं, तो ये भी इसकी एक जो है एक आलोचना है या इसकी बुराइयां है। राज्य के संबंध में भ्रामक धारणा, तो उदारवादी राज्य को मनुष्य द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम संगठन समझते हैं, किंतु वर्क का मत है कि राज्य का जन्म और विकास जीव शास्त्रीय प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे होता है। दूसरे उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, परंतु यह धारणा गलत है। राज्य एक बुराई नहीं बल्कि धनात्मक अच्छाई है। तीसरा, उदारवाद राज्य की गृह कार्य कुशलता में विश्वास रखता है। भले ही आरंभिक उदारवाद ने राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का बंधक माना है, परंतु जैसे जैसे राजनीतिक सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में आती गई, राज्य व्यक्ति के विकास में बाधक न रहकर सहायक और कल्याणकारी बन गए। तो ये सारे के सारे हैं
और व्यक्तियों को अनुचित महत्व प्रदान करना, इसमें जो है लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि सभी की स्वतंत्रता है और सभी पे जो है समान अधिकार सभी को मिल जाते हैं। तो उनसे जो है व्यक्तियों को जो उनकी जो अनुचित जो उन्हें नहीं करना चाहिए उसमें भी उन्हें महत्व दिया जाता है। मानव विवेक पर अत्यधिक बल, जो मानव का स्व विवेक है उस पर भी ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाता है। और पूंजीवादी दर्शन, तो पूंजीवादी जो उदारवाद की सबसे बड़ी आलोचना आर्थिक आधार पर की जाती है। उदारवाद पूंजीवाद का आर्थिक दर्शन है। समाजवादी और मार्क्सवादी विचारकों का मत है कि उदारवाद राज्य के लिए और हस्तक्षेप की नीति को आदर्श बताकर आर्थिक क्षेत्र में पूंजीपतियों को मजदूरों का शोषण करने की खुली छूट देते हैं। तो इसमें जो है मजदूरों के साथ भी कुछ वो होता है, यानी कि उनका शोषण होता है। लास्ट में जो उसका सारांश है वो हम पढ़ लेते हैं। इन सभी विवेचनाओं से स्पष्ट है कि 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक उदारवाद के स्वरूप में कई परिवर्तन आए। व्यक्ति विकास, स्वतंत्रता, अधिक समानता, संपत्ति, लोकतंत्र की धारणाएं उदारवाद की पर्यायवाची मानी जाती हैं। सामंतवाद के विरुद्ध उदारवाद का स्वरूप क्रांतिकारी था, परंतु आज यही स्थिति का सार्थक है। इसका आधार कल्याणकारी बनाना है, जो आज समाज में झगड़े का निपटारा करके और संघर्ष को शांत करके संतुलन और सामंजस्य से लगाना चाहता है। परंतु इस सब परिवर्तन के बावजूद कल्याणकारी राज्य जन साधारण को आर्थिक विपत्तियों से मुक्त एक स्वतंत्र जीवन प्रदान करने में सफल नहीं हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है तो हमने दोनों विचारधाराएं पढ़ ली हैं। एक आपकी पूंजीवादी विचारधारा थी, दूसरा आपकी उदारवादी विचारधारा यानी लोकतंत्र की विचारधारा है। तो और जो टॉपिक होंगे मैं बारी बारी से उन सबके ही वीडियो बना के इसमें डालता रहूँगा। अगर कुछ आपको करेक्शन या कुछ इसमें परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करें ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं और जो नोटिस आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो भी इस पर अपलोड करता रहता हूं ताकि आपको जो जानकारी चाहिए वो मिलती रहे, समय से आपको पता लगता रहे कि आपके सेमेस्टर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी जो वीडियो हो वो आप तक पहुँचे और आपकी जो है डिग्री समय से कंप्लीट हो सके। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।